जिनू को देखते हैं वो मन में कहता है शायद रियल आर्किटेक्ट कहीं और है। मुझे कुछ जवाब तो मिले हैं लेकिन सारे नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ बताने के लिए इतने समय तक रुका था। आगे जिनचुल जिनू से कहता है मिस्टर संघ 20 हाई रैंक के हंटर आज के एक्शन में मारे गए। इससे कहा जा सकता है कि अगर डंजन ब्रेक हो जाता तो अविश्वसनीय डैमेज हो जाता, लेकिन आपने कहा था कि आप अकेले खुद से इस डंजन को क्लियर करेंगे। जिनू मन में कहता है मैंने कवरेज किल को डबल डंजन के बारे में रिपोर्ट करने को कहा था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई आएगा। मेरी वजह से आज ये हंटर मारे गए हैं। हंटर गिल्ड और सर्विलियंस टीम की वजह से आज मैं बच पाया हूँ। आगे जिनचुल जिनू से कहता है जब एस रैंक का हंटर एक्शन करता है तो हमेशा सर्विलियंस टीम को नोटिफाई किया जाता है। आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे डबल डंजन है? जिनू उससे कहता है डंजन ने मुझे खुद बुलाया था। ये सुन के जिनचुल कहता है क्या डंजन ने आपको बुलाया था? जिनू कहता है हाँ, मुझे एक मैसेज आया था जिसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। जिनचुल जिनू से कहता है क्या मैं वो मैसेज देख सकता हूँ? जिनू उसे कहता है वो मेरे दिमाग में है, सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ। ये सब सुन के जिनचुल को जिनू की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो मन में कहता है मुझे डाउट है वो पक्का मजाक कर रहा है। ये देखते हुए कि यहाँ पे कितनी सारी जानी गई है, मैं इस बंदे को समझ नहीं पा रहा। अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से तो बिल्कुल भी नहीं। आगे चाइन जिनू से कहती है मिस्टर संग आप ठीक तो है ना? जिनू से कहता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन आगे हम देखते कि जिनू बेहोश होने लगता है और वो कहता है शायद नहीं, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। इतना कहते हुए जिनू नीचे गिर जाता है। चाइन तुरंत जिनू के पास आ जाती है। आगे हमें जापान की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ योरी के मैजिक सर्कल के लिए काफी सारे माना क्रिस्टल को लाया गया था। आगे योरी कहता है 2 लाख टन माना क्रिस्टल ये मेरे मैजिक सर्कल के लिए काफी है। जैसे मैं गेट के आसपास अपना बैरियर लगाऊंगा फिर वो माना क्रिस्टल से माना को खींच लेंगे और उस पॉइंट तक सर्कल सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन के योरी के पास का एक एजेंट कहता है माफ करना सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? योरी कहता है नहीं नहीं, बैरियर तो परफेक्ट है लेकिन मैं आसपास एक प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। एजेंट कहता है सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? योरी कहता है तुम कौन हो, अपने आप को दिखाओ। एजेंट योरी से कहता है डंजन ब्रेक कल होने वाला है तो क्या किसी के पास इतना दम है कि वो इस टाइम पे रास्ते पे आए? योरी एजेंट से कहता है मैंने ये तो नहीं कहा कि वो एक पर्सन है। ये सुन के वो एजेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि वहाँ पे जिनू के पापा संगिलवान आए थे। वो कहते हैं अच्छा एक इंसान जिसके पास शार्प सेंसेस है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात है, देखा जाए कि उसकी पावर्स कहाँ से आ रही है। आगे जिनू के पापा आसमान के गेट को देखते हुए कहते हैं आखिर ये शुरू हो गया, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आगे हम देखते कि वहाँ पे मिलिट्री और टैंक्स वगैरह आ चुके थे। उसे देख के कनाए कहती है नए जमाने के हथियार इन मैजिक बीस्ट के खिलाफ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, तो आर्मी को यह बुलाना तो कोई सेंस की बात नहीं बनती। सुगीमोटो उससे कहता है अगर योरी की स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो हंटर को अटैक करने के लिए सामने वालों को हमारे लिए कुछ समय निकालना होगा। कनाए हंसते हुए कहती है तो वो बस ह्यूमन शील्ड्स की तरह है। सुगीमोटो कनाए से कहता है जब तक हम भी ऐसे ही सामने खड़े हैं ये बात हम पे भी लागू होती है। इससे ये पता चलता है कि विनाश के सामने इंसान कितना असहाय है। आगे हम देखते हैं कि रोड पे काफी सारा माना क्रिस्टल पड़ा हुआ है। यूरी कहता है ये परफेक्ट है, अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो मैं गेट को खुद से ही संभाल लूंगा। ये कितनी अच्छी बात होगी अगर शायद मैं भी जाना चाहूँ कि एक ऐसा हंटर जिसने एक ही हाथ से एक एस रैंक के गेट को खत्म किया। वैसे वह दूसरा हंटर है जो इस टाइटल के लिए फिट बैठता है, तो मुझे ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सब कहते हुए यूरी काफी शराब पी रहा होता है। पीछे का एजेंट यूरी से कहता है मिस्टर ओरलाफ आपको नहीं लगता कि शराब दिक्कत दे सकती है? यूरी उसे कहता है मैं सिर्फ अपने नसों को शांत कर रहा हूँ, मैं अब तक का सबसे बड़ा शो दिखाने वाला हूँ, इसीलिए ये टोस्ट के कॉल की तरह है। वैसे यहाँ पे कितने एस रैंक हंटर आए हैं? एजेंट कहता है टोटल 15 सर। ये सुन के यूरी कहता है काफी कम है, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने जापान में एक भी एस रैंक हंटर को नहीं भेजा? एजेंट कहता है यूएसए और मेरीलैंड के स्टेट में भी एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ है, लेकिन इतना ही नहीं है, जापान के अलावा इंडिया, यूके और बाकी काफी सारे देशों में एस रैंक के गेट ओपन हुए हैं। ये सुन के यूरी कहता है अच्छा तो बात ऐसी है, दुनिया भर के देश
राजेश अभी जस्ट रैंक हंटर के लिए दिक्कत में है। आगे हम देखते कि गेट ओपन हो जाता है। फिर हमें जिनो को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और अभी जागा था। वहाँ पे यूजुनो भी आ जाता है। जिनो यूजुनो से कहता है मुझे क्या हुआ था। जिनो को जागा देख के यूजुनो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो खुशी से रोने लगता है। वो जिनो से कहता है आखिरकार आप जाग गए। मुझे सच में लगा था कि आप मर गए हो। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप पूरे 3 दिन तक सोएंगे। ये सुन के जिनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या मैं 3 दिन तक सोया। यूजुनो कहता है हाँ मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जिनो मन में कहता है पूरे 3 दिन तक क्या मैंने इतना ज्यादा थकान को बना दिया था। लगता है मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक नहीं लिया। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं लगातार उस वॉर के बारे में ही सोच रहा था जो आर्किटेक्ट ने मुझे दिखाया था। वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। 1 मिनट मैं 3 दिन से सोया हूँ। इसका मतलब जिनो तुरंत यूजुनो से कहता है जिनो मुझे तुरंत अपडेट दो। यूजुनो कहता है अपडेट पर किस पे। जिनो कहता है जापान के इस रंग के गेट का क्या हुआ। यूजुनो मुंह लटका देता है और वो जिनो को बताने लगता है। आगे हमें जापान में दिखाते हैं जहाँ गेट के अंदर से जायंट आ गए थे। जायंट्स को देख के हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो जायंट्स है लेकिन वो तो सिर्फ हाईएस्ट लेवल के ए रैंक के गेट में बॉस के रूप में अपीयर होते हैं। आगे हम यूरी को देखते हैं। वो कहता है इनको हराना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यूरी अपने पावर का यूज करता है और जायंट से कह रहा होता है मेरे पास आ जाओ। आगे हम देखते हैं कि माना क्रिस्टल से माना को खींच के गेट के आसपास एक बैरियर बन जाता है। एक जायंट अपने वेपन से बैरियर के अंदर से यूरी पे हमला कर देता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। यूरी हंसते हुए कहता है किसने सोचा था बीस्ट जो ए रैंक के गेट में आसानी से पाए जाते हैं वो यहाँ पर है। तुम गधे कहीं गए। तुम्हें लगता है तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो। लेकिन तभी पीछे से उससे भी और भी बड़ा जायंट आ जाता है और वो जायंट इस जायंट के मुंह को पकड़ के उसे पीछे फेंक देता है। इस वाले जायंट को देख के यूरी भी काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो जायंट अपनी बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को निकालता है और यूरी के बैरियर को काट डालता है। हमें फिर से जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ जुनू से कहता है वो रेड फेल हो चुकी है। आगे हमें यू मिंगोन को दिखाते हैं जो कि यूजुनो के पापा है। वो अपने ऑफिस के टेबल पर सोए हुए थे। फिर वो जाग जाते हैं। फिर वहाँ पे उनका सिक्योरिटी आ जाता है। मिस्टर वू उससे पूछता है मैं शायद से फिर से सो गया था। मुझे बताओ कि मैं कितने समय तक सोया। सेक्रेटरी कहता है आप 23 आवर्स और 46 मिनट तक सोए सर। आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि अगर आप 24 आवर्स से पहले नहीं जागेंगे तो मैं आपको हॉस्पिटल में ले जाऊं। तो मैं बस कार को ही तैयार कर रहा था। आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जिसके बारे में मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। मिस्टर वू का सेक्रेटरी उनको एक फाइल देता है और उनसे कहता है पहला एक पेशेंट जो इटरनल स्लंबर से जाग गया है। ये सुन के मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या कोई इटरनल स्लंबर से जाग गया। सेक्रेटरी बताता है हाँ सर और वो संगजुनु की माँ है। ये सुन के म्यूंगॉन अपने मन में कहते हैं इसका मतलब उसके पास ऐसी भी पावर है जो इटरनल स्लंबर का तक इलाज कर सकती है। फिर मिस्टर यू अपने सेक्रेटरी से कहते हैं ठीक है दूसरी न्यूज कौन सी है। सेक्रेटरी कहता है सेकंड आपको कोई मिलने के लिए आया है। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है। शायद वो यूजुनु की बहन जिन ही है यानी मिस्टर यू की बेटी। वो उनसे कहती है कितना समय हो गया आपको पता भी है। आगे हमें जापान की तरफ का सीन दिखाते हैं। वहाँ एक जायंट बीस्ट यूरी को पकड़ के उसे खा जाता है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और टैंक्स जायंट पे हमला कर रहे थे लेकिन जायंट बीस्ट पे इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे सुगीमोटो सारे हंटर्स से कहता है इन जैसे वेपन से मैजिक बीस्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। बस ऐसे ही खड़े मत रहो वहाँ पे चलो और उनको खत्म करो। आगे हम देखते हैं कि सुगीमोटो एक जायंट पे अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। कनाए और मिनोरू भी अपने स्वॉर्ड से जायंट पे हमला करना शुरू कर देते हैं। कनाए कहती है अगर मैं इसके आंखों पे हमला करूंगी तो यह हमारे मूवमेंट्स को नहीं पढ़ पाएगा। कनाए जायंट्स की आंखों पर हमला करने के लिए आ जाती है लेकिन जायंट बीस्ट ये समझ जाता है और तुरंत अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। हालांकि जैसे तैसे मिनोरू और कनाए इस अटैक को डॉज कर देते हैं। कनाए कहती है इसका बिल्ड इतना बड़ा है लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा तेज है। ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। आगे हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जब कैमरामैन ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है। वो कहता है हम टोक्यो सिटी के ऊपर उड़ रहे हैं। इतनी दूरी से भी हम देख सकते हैं कि शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आगे हम देखते कि जुनू अपने घर की टीवी में यही न्यूज देख रहा होता है। वो मन में कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गेट भी जेजू आइलैंड की गेट की तरह पूरे एशिया को खतरे में डाल देगा। मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। लेकिन तभी पीछे से जिन्हा जिनू से कहती है जिनू मत जाओ। जिनू
उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिन्हा उसे कहती है मुझे पता है कि तुम वहाँ जाओगे। हम देखते हैं कि जिन्हा अभी भी उसके स्कूल में हुए इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई है। जिन्हू इस बात को समझ जाता है और वो जिन्हा से कहता है मैं नहीं जा रहा, वैसे भी कुछ दिनों से मैंने बहुत ज्यादा काम किया है तो मेरा प्लान काफी टाइम तक ब्रेक लेने का है। आगे जिन्हू जिन्हा के सर पे हाथ रख के कहता है जिन्हा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्हू बाहर के एक बेंच पे आके बैठता है। जिन्हू बेरू को बुलाता है। बेरू जिन्हू से कहता है मेरे मैजेस्टी मेरा मतलब मेरे किंग। जिन्हू उससे कहता है मैंने तुम्हें जिन्हा पे नजर रखने के लिए कहा था ना, तुम फिर से पीरियड ड्रामा देखने लगे। ये सुन के बेरू की हालत खराब हो जाती है और जिन्हू समझ जाता है कि बेरू अभी भी ड्रामा देख ही रहा है। आगे जिन्हू बेरू से कहता है ठीक है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जिन्हा कैसी है। बेरू बताता है मेरे किंग वो सोने से ज्यादा और कुछ खास नहीं करती। ये सुन के जिन्हू अपने मन में कहता है वो अभी भी सदमे में है। 4 साल पहले के मेरे पहले रेड के बाद उसने मुझे कभी भी रेड में जाने से मना नहीं किया, आज ये दूसरी बार है। जिन्हू वहाँ से उठ के कहीं और जाने लगता है और वो मन में कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी जिन्हू के साइड में एक कार आके रुक जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये कार मिस्टर वू की है। जिन्हू मिस्टर वू के ऑफिस में आ जाता है। जिन्हू उनसे कहता है चेयरमैन हूँ, आपको मुझसे क्या काम है। मिस्टर यू उसे कहते हैं हेलो मिस्टर संग, आपको तो ये पहले से पता है मैं यू म्यूंगवान यूजिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ। आगे हम देखते कि मिस्टर यू जिन्हू को एक चेक देते हैं और उससे कहते हैं मैं कोई ऐसा अभिमानी अमीर इंसान नहीं हूँ जो सोचता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खासकर जब यस रैंक हंटर से डील करने की बात आती है। तो इसे मेरी ईमानदारी का एक सरल इशारा समझिए। जिन्हू मन में कहता है मैं समझ रहा हूँ, बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी बात करने वाली है जो इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। जिन्हू मिस्टर यू से पूछते हैं आप मुझसे क्या चाहते हो। मिस्टर यू कहते हैं अगर मैं सच कहूँ तो मैं उस बीमारी से गुजर रहा हूँ जो आपकी माँ को हुई थी। ये सुन के जिन्हू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत मिस्टर यू से पूछता है क्या जिन्हू को इसके बारे में पता है। मिस्टर यू कहते हैं मेरे डॉक्टर के अलावा मेरी वाइफ और मेरे सेक्रेटरी बस इनको ही इसके बारे में पता है, जो कि टोटल 3 लोग हैं। ये सुन के जिन्हू कहता है इसका मतलब मैं चौथा हूँ। मिस्टर यू कहते हैं हाँ, जब मैं इसके इलाज के बारे में बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस बीमारी से दूर हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आपकी माँ है। मुझे आपसे जो चाहिए वो बस है सच्चाई। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। यह सब सुनने के बाद जिन्हू अपने मन में कहता है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्णय लेने के लिए मुझे मजबूर किया जाए।